हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में आपका स्वागत है। वेलकम टू चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये टाइम टेकिंग चैप्टर है। इसमें आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और लाइक एनी अदर चैप्टर बिल्कुल याद करने में भी बढ़िया है, समझने में भी कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के पढ़ोगे, प्रॉब्लम्स पूछोगे, कोई डाउट है तो उसको आप, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं मिल रहा है तो गूगल पे सर्च करके देख लो। राइट, बहुत सपोर्ट अवेलेबल है अब ऑनलाइन, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक परस्यूट दिखाना पड़ेगा, तभी चैप्टर आपके कमांड पे आएगा। बट रिवॉर्ड्स भी उसी रेशियो में है क्योंकि ये चैप्टर आपकी बैकबोन है आने वाले सालों की प्रिपरेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। राजन इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू फैक्ट्री इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हिज बिजनेस। दिस डिसीजन विल एक्ट एज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिज बिजनेस। एक नई फैक्ट्री ऐड हो जाएगी राजन की उसमें, एंड दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ टर्निंग पॉइंट, ऐसा है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट तो बहुत है इस नए फैक्ट्री की। और यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। द रीजन इज द पाइलिंग अप ऑफ ऑर्डर्स विच करेंटली हिज 3 एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज आर अनेबल टू फुलफिल। तो ये जो ऑर्डर्स हैं जो कि पाइल अप हो रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन हैज बीन टेकन बाय राजन इन द अबव केस। यहाँ पे कौन सा डिसीजन राजन ने लिया है? तो आंसर विल बी, देखिए फाइनेंशियल डिसीजन हमारे 3 तरीके के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और फिर आता है डिविडेंड। तो यहाँ पर हमारा जो डिसीजन है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। राइट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है यहाँ पर। और ऑल्सो मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल डिसीजन विच इज इंडिकेटेड अबव। तो यहाँ पे कौन सा वो फैक्टर है जो इंडिकेटिंग है, जो दिखाई दे रहा है? तो वो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। क्योंकि देखिए ग्रोथ हो रही है, अब बड़ी अच्छी बात होती है किसी भी बिजनेस के लिए अगर उसको नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं। नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं तभी तो बिजनेस बढ़ता है। तो यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए नई फैक्ट्री लगानी पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी बिजनेस के लिए। डिमांड अगर जनरेट होती है प्रोडक्ट्स के लिए, वही मेन चीज़ होती है। उसके बाद तो फिर हार्ड वर्क है एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। ABCD Public Limited is a well-known international brand. It has diversified into various sectors. This has really helped the organization maintain a decent return on investment. कई बार कंपनी के साथ ऐसा होता है कि अपने सेक्टर में वो सैचुरेशन पे आ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, दे एंटर इनटू न्यू एरियाज और पुराने बिजनेसेस को कंटिन्यू रखती हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेलीकम्युनिकेशन में है, वो हॉस्पिटैलिटी में आ जाए, होटल इंडस्ट्री में आ जाए, वो क्या कहते हैं अब पेट्रोकेमिकल्स में आ जाए। तो ये ही डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। अपने ही सेक्टर में अगर आप अपने आप को बढ़ाते ले जाते हैं तो वो कहलाता है एक्सपेंशन। लेकिन जब आप नए नए एरियाज को में ऐड होते चले जाते हैं बिना पुराने एरियाज को छोड़े, तो वो डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो इससे आपका एक चांस होता है कि आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर प्रॉफिट आप और बढ़िया तरीके से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट्स अभी अनटैप्ड होते हैं, है ना, सैचुरेशन से दूर होते हैं। हाउएवर रिसेंटली द टॉप मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ न्यू फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी. This decision is being taken to increase its overall return on investment, as most of the current businesses of the company might see saturation and growth in the coming future. वही सारी बातें जो भी मैं आपको बता रहा था वही क्वेश्चन में आगे आई हैं। Which type of financial decision is indicated in the above case? यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की ही बात हो रही है। ठीक है ना, बिल्कुल कोई इसमें आई थिंक डाउट नहीं होगा। हाउ इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड? तो इसको रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। इसको बोल देते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROR भी बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। और इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी आपने लगाई है। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको समझेंगे। देखिए अगर आपने लाइक 20 लाख रुपीज प्रॉफिट जनरेट किया, किसके ऊपर? जो आपने 1 करोड़ रुपया लगाया था, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो 20% माना जाएगा इस केस में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मल्टीप्लाइड के लिए हम जो साइन लगा लेते हैं वो ये है, मल्टीप्लाइड, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह पे काम आने वाला है। इवन आपका जो न्यूमेरिकल है चैप्टर 9 का, उसमें भी ये काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। XYZ Public Limited has issued commercial papers. A leading financial newspaper has reported this event.
एक लीडिंग फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ने इस इवेंट को रिपोर्ट भी किया है। द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर चार्जेस, रॉ मटेरियल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एटसेट्रा, लीडिंग टू एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू कीप द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ठीक बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कमर्शियल पेपर इशू हो रहा है और इससे वो पैसा उठाएंगे, ब्रिज फाइनेंसिंग करेंगे। आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना। मान लो किसी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे, इक्विटी शेयर्स इशू करे कंपनी की फंड रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, अपने शेयर्स बेचे, सीधी सीधी बात है। अब वो शेयर्स ऐसे तो बिकता नहीं है, ब्रोकर भी चाहिए होता है, ठीक है। आपको एडवर्टीजमेंट्स भी करने पड़ते हैं, पब्लिशिंग चार्जेस भी हैं, प्रिंटिंग चार्जेस भी हैं, अंडर राइटर्स कमीशन भी है, तो ये खर्चे होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब इनको पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, ब्रिज फाइनेंसिंग करके कमर्शियल पेपर इशू कर देते हो। तो ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है बेसिकली क्या है, पैसा ही तो उठा रहे हैं ना मार्केट से, तो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन ही है, ठीक है। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन ही है। अच्छा, नेम टू एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडिकेटेड इन द अबव केस। कोई भी दो हम दे सकते हैं, एक तो वेजेस हो गया, ठीक है ना, वेजेस यहाँ पर इंडिकेटेड हैं, और लेबर चार्जेस वेजेस में आ गए, और रॉ मटेरियल चार्जेस आ गए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, वेजेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये दो चार्जेस हो गए जो हम यहाँ देख सकते हैं, और इस तरीके से ये दो एग्जांपल्स है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओके, जीवन स्टील्स इज रनिंग अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 साल से बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा है। द कंपनी हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज एंड इज हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम द मार्केट लीडर इन इट्स सेगमेंट। अच्छी बात है, सेगमेंट में बहुत अच्छा मौका है जी, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज भी आ रहे हैं। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, इट हैज डिसाइडेड टू एक्सपैंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। However, in order to fulfill its requirements, it will have to take loan from the bank. The company has decided to give high dividends this year. ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो दो फैक्टर्स वो कह रहे हैं जो कि इनमें हाईलाइटेड हैं, जो कि हेल्प करेंगे, ठीक है ना, हाई डिविडेंड्स देने में, और दो ऐसे जो हेल्प नहीं करेंगे। तो हेल्प वाले को हम मान लेते हैं, चलो हम ग्रीन में मान लेते हैं, ग्रीन कलर में हम इसको ले लेते हैं, हेल्प करेगा, ठीक है। और रेड वाले को मान लेंगे हेल्प नहीं करेगा। तो रनिंग अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर लास्ट 15 ईयर्स, ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, 15 साल से प्रॉफिट में चल रहा है, एक ये फैक्टर हो गया जो डिविडेंड को सपोर्ट करेगा, हाई डिविडेंड को। और दूसरा जो यहाँ फैक्टर हो रहा है वो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है ना। तो यहाँ जो पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, फैक्टर जो हाईलाइट हो रहा है वो हो रहा है गुड कैश फ्लो पोजीशन, राइट। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होती है तभी कहीं कोई बिजनेस जो है वो अच्छा डिविडेंड दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। तो गुड कैश फ्लो पोजीशन, राइट, गुड कैश फ्लो पोजीशन। तो ये दो चीजें आ गई देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग आ गया, गुड कैश फ्लो पोजीशन आ गया। अब हम देखते हैं कौन से सपोर्ट नहीं करेंगे। चलो इसके लिए हम रेड कलर ले लेते हैं, जो सपोर्ट नहीं करेंगे उसके लिए रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर keeping this thing in mind, it has decided to expand its manufacturing capacity. Okay. However, in order to, अब देखो, it has decided to expand its manufacturing capacity. तो इसका मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, और जैसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आई, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड है वो गिर जाएगा, डिविडेंड यहाँ पर हम गिरा देंगे। तो इसको एक साइन से और हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये तो हाँ, एक साइन से और दिखा देते हैं, देखो इसको कि ये ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की वजह से डिविडेंड नीचे जाएगा, राइट। और एक और देखते हैं, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट्स विल हैव टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। और लोन फ्रॉम द बैंक के साथ एक इशू आ जाता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। आपने जिससे लोन लिया है वो आपको डिविडेंड, हाई डिविडेंड देने से रोकेगा, क्योंकि आपको पहले उसका वो चुकाना होगा,
कर्ज यानी कि डेट चुकाना होगा। जब तक आप डेट नहीं चुकाओगे तब तक हाउ कैन यू एक्चुअली गिव हाई डिविडेंड्स, है ना। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन पर्सन कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गिविंग, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट ये लो की तरफ हो गया। एक मिनट इसको जरा, ये लो की तरफ हो गया, ठीक है। और हाई की तरफ हमारा गुड कैश फ्लो पोजीशन था, उसको भी हम लिख लेते हैं, एक बार मार्क कर देते हैं ताकि आपको जरा अच्छा सा लगे समझने में। ये हाई जा रहा है और यहाँ ये हाई जा रहा है, राइट। तो ये दो हमने यहाँ पे हाईलाइटेड ढूंढ लिए हैं, ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा एक बड़ा ही फियर्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ फियर्ड कैसे है, कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल को लेके बड़े जिटरी होते हैं, घबराए हुए होते हैं कि भाई न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल के बेसिक समझने हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, फिर न्यूमेरिकल कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपने कहीं भी यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वीक होता है तो फिर न्यूमेरिकल आपको परेशान कर सकता है। न्यूमेरिकल बड़ा भी आ सकता है, न्यूमेरिकल छोटा मोटा भी आ सकता है, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो देखो हमारे पास ये एक पूरा न्यूमेरिकल है, अब इसको जरा समझते हैं। ABCD लिमिटेड डील्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹30 करोड़, ठीक है। तो 30 करोड़ का एक शेयर कैपिटल है। तो मैं इसको जरा, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। ऊपर वाले पोर्शन में जरा इसको सॉल्व करते हैं, जगह बना लेते हैं, और न्यूमेरिकल नीचे पढ़ेंगे और ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, शेयर कैपिटल है, ठीक है, 30 करोड़ का। तो हम लिख लेते हैं शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, ऑफ 30 करोड़। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, राइट। द कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई फॉर विच इट नीड्स फंड्स, सही बात है, अब इनको फंड चाहिए। इट हैड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3.6 करोड़ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इनके पास जो प्रॉफिट था वो था 3.6 करोड़ का, ठीक है ना। तो ये हमारा EBIT हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट ऐसे नहीं है कि नेट प्रॉफिट बोला हो, ये तो प्रॉफिट बोला है तो EBIT मानेंगे इसको। दिस ईयर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रेज एन एडिशनल ₹20 करोड़। अब कंपनी क्या बोल रही है, 20 करोड़ जी और चाहिए। इन ऑर्डर टू, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं इस क्वेश्चन को आपके लिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सरल कर देता हूँ, इसको इजी कर देता हूँ, राइट। इसको हम कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स, हम इसको कर देते हैं EBIT ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलो इतना हम आपके लिए कर देते हैं वैसे, क्योंकि चलो EBIT ऑफ ₹3.6 करोड़ लास्ट ईयर। अब ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। द कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई फॉर विच इट नीड फंड्स, इट हैड EBIT ऑफ, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ऑफ ₹3.6 करोड़ लास्ट ईयर। दिस ईयर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रेज एन एडिशनल 20 करोड़। अब 20 करोड़ और चाहिए कंपनी को, 30 करोड़ इनके पास हैं। अगर ये 30 करोड़ में 20 करोड़ इस साल ऐड करेंगे तो इस साल इनका टोटल फंड 50 करोड़ हो जाएगा। लास्ट ईयर टोटल फंड्स कितने थे, 30 करोड़। इन ऑर्डर टू डू दिस द कंपनी हैज डिसाइडेड टू टेक लोन फ्रॉम बैंक। अब ये डेट से पैसा उठाया जाएगा। द लोन इज ऑफर्ड बाय द बैंक एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। प्राइस पर शेयर है ₹10। जो इन्होंने शेयर कैपिटल कहाँ से आई इनके पास, शेयर कैपिटल होती है तो आप शेयर इशू करके उठाते हो, राइट। तो इन्होंने ₹10 का एक शेयर इशू किया था। टैक्स 40% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों सालों के लिए सेम है, दोनों सालों के लिए, यानी कि लास्ट ईयर और दिस ईयर, ठीक है, बोथ फॉर बोथ ईयर्स। जो आप ये समझो कि इस साल या आने वाला साल जो भी है वो आ, उसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम है। अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हम EPS निकालेंगे दोनों सालों की, और बोथ ईयर्स की EPS निकालने के बाद वी आर गोइंग टू कंपेयर द EPS, और जिसमें EPS ज्यादा होगी। EPS क्या डिनोट करता है स्टूडेंट्स, EPS डिनोट करता है प्रॉफिटेबिलिटी, ये आप याद रखना। EPS क्या डिनोट करता है, EPS डिनोट करता है प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो देखो पहले वाले केस में क्या है, इक्विटी कैपिटल कितना है,
इक्विटी हमने ले लिया जी 30 CR, ओके, ₹30 करोड़। तो ये 30 करोड़ आ गया हमारे पास, ठीक है। और ईबीआईटी कितनी है हमारे पास? ईबीआईटी है पहले केस में, ठीक है, फर्स्ट केस की बात हो रही है। ईबी ईबीआईटी हमारे पास है 3.6 करोड़, ठीक है। रुपीज तो ऑब्वियस सी बात है ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अभी केस में इंटरेस्ट कितना गिवन है? इंटरेस्ट है 10%, ठीक है ना। 10% परसेंटेज का साइन कहाँ गया? हाँ, ये रहा। इसके अलावा हमारे पास टैक्स कितना है जी? टैक्स है हमारा 40%। ये पहले साल की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अभी लोन हम देख लेंगे जब आएगा। केस 1 देखते हैं जरा, ठीक है। तो केस 1 के अंदर तो हम यहाँ पहले वो भी लिख लेते हैं, चलो, कि लोन हम लेंगे तो केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। पहले केस 1 में हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? ROI इक्वल्स टू, देखो, 3.6 CR डिवाइडेड बाय 30 CR, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट गिव्स मी 12%। समझ रहे हो? तो ये हमारा हो गया 12%। ROI पहले साल में कितना है? 12%। और एक चीज उन्होंने बोल दी है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम एज प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का सिचुएशन है केस 1, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो प्रीवियस ईयर, ऐसे लिख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी रहे। केस ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। किसी के मन में डाउट आ रहा हो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, ईबीटी कितना है। चलो, ये मैं आपको बता दूं, जो ईबीटी होता है वो होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ईबीटी हमारा कितना है? ईबीटी है हमारा ईबीआईटी में से जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो वो कहलाता है हमारा ई अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। ये कहलाता है क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब एक चीज नोट करो, जब हमने प्रीवियस ईयर में कोई लोन लिया ही नहीं, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या बनेगा? जीरो। जीरो। तो हमारा ईबीटी कितना हो जाएगा? 3.6 CR, ठीक है। पैट क्या होता है? पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या होता है? ये होता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। अब एक मैं आपको यहाँ बात बता दूं कि कभी भी इंटरेस्ट निकालना हो तो हमेशा डेट पे निकालेंगे, क्योंकि डेट जीरो है तो 10%, जीरो का तो 10 जीरो ही हुआ। और अगर टैक्स निकालना है तो ईबीटी पे निकालना है, इसके ऊपर टैक्स निकालना है। ईबीटी कितना है? 3.6। अब इस 3.6 करोड़ का में से 3.6 CR माइनस 40% ऑफ 3.6 CR कितना हुआ? 2 पॉइंट, ये कैलकुलेशन क्या आएगी? क्या आएगी? 3.6 CR माइनस 1.44 CR इज इक्वल टू 2.16 CR। क्या बोलते हो? तो हमारे पास पैट आ गया, 2.16 CR आ गया, राइट। मैं इनको ज़्यादा जीरो जीरो इसलिए नहीं लगा रहा हूँ ताकि सिंपली मैं इसको समझा पाऊँ आपको। नंबर ऑफ शेयर्स अब इस केस में कितने होंगे जरा देखो। ये कैसे निकलेंगे? 30 CR हमारे पास इक्विटी थी, डिवाइडेड बाय 10, है ना। 10 से तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 CR। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3 CR। अब आप एक चीज नोट करो,
कि जब हमें ईपीएस निकालना होता है तो ईपीएस का फॉर्मूला याद करो, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ये हमें बताता है प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है किसी भी कंपनी की उस साल की, है ना। तो 2.16 CR is divided by 3 CR। 3 CR क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ईपीएस कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। ईपीएस होता है पैट, पैट अपॉन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, इसको हम बोलते हैं ईपीएस इज इक्वल टू 2.16 CR अपॉन 3 CR एंड द ईपीएस कम्स आउट टू बी पॉइंट, ऐसे कर लेते हैं 0.72। ये हमारा ईपीएस आ गया, तो इसको हम बोल देते हैं ईपीएस ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू रुपीज 0.72, राइट। अब हम आते हैं केस ऑफ दिस ईयर। अब हम इस साल का केस लेंगे, इसको जरा समझना होगा। पहले एक चीज समझनी होगी कि इस साल हमारा केस ऑफ दिस ईयर, करेंट ईयर, केस ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट हमारा है 50 CR, ठीक है ना। पिछले साल कितना था, 30 CR, क्योंकि हमने इस बार 20 CR ऐड किया, वो भी लोन से। और अगर हमने 20 CR ऐड किया है, अच्छा ROI कितना है, ROI कितना है हमारा, ROI दोनों सालों का सेम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI हमारा दोनों ईयर्स का सेम है, तो ROI इज इक्वल टू 12% लाइक द प्रीवियस ईयर, ठीक बात है। ROI इज इक्वल टू 12%। तो अब एक फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे, वो जरा देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, ROI इज इक्वल टू EBIT। इसको क्लियर करने के लिए ना, कि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट ना हो, तो ये एक्चुअली में सारा इसके ऊपर आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर टाइप बन गया है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर तो आपके पास है, ठीक है। अब मैं आपको करंट ईयर पे ले जाता हूँ, जरा एक सेकंड लगेगा ताकि हम इस पे आ जाते हैं। चलो ठीक है, अब आप प्रीवियस ईयर का तो देखो आपके पास रिकॉर्डिंग में होगा। आप मेरा ये समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ROI मैंने कितना बताया था, ROI इज 12%। अगर ROI 12% है तो हम कैसे निकालते हैं ROI, एक का फॉर्मूला देखते हैं ROI का। ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब इस इक्वेशन में हम जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ROI कितना है, 12%। EBIT कितना है, हमें इस साल का पता नहीं है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 50 CR, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब हम इसको आगे लेके जाएंगे, हम EBIT को सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो EBIT आएगा वो आएगा 6 CR। आप इसको ट्रांसपोज करके तो उधर करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा होगा होता हुआ,
नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें इसलिए मैथ्स अच्छी चाहिए, हमें बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की। तो मैं तो ऐसे देख के मुझे आइडिया लग रहा है 6 CR नहीं लग रहा है तो इसको उधर ले जाना, 12 × 50/100 करोगे तो आपको 6 CR दिखाई देगा वहाँ, राइट। अब ये आपका EBIT है इस साल का। अब आपने क्या करना है, इस EBIT में से आपको माइनस करना है, क्या निकालना है आपको, EBIT कितना आ गया 6 CR। अब EBT कैसे निकलेगा, EBT इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट, राइट। यानी कि 6 CR माइनस 2 CR। अब आप कहोगे सर ये 2 CR कहाँ से आया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ 2 CR क्या है। डेट कितना है हमारा, देखो मैं इसको ब्रैकेट में ले देता हूँ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ टू डेट, ठीक है ना, विच इज 20 CR in the form of loan taken from bank। ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आप उसको पढ़ पाओ रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, वो इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली वो हमने यहाँ से कमाया है, हमने यहाँ से उसको पे किया, सॉरी, डेट के ऊपर। तो आपका EBT कितना आया, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4 CR। 4 CR हो गया EBT, 4 करोड़ हो गया। तो हम यहाँ पे टू मेक थिंग सिंपल लिख लेते हैं, EB, दोबारा उस इक्वेशन को लिख देते हैं ताकि किसी स्टूडेंट को डाउट ना हो। EBIT सॉरी EBT is equal to EBIT minus interest on loan is equal to 6 CR minus 2 CR is equal to 4 CR। तो हमारा EBT आ गया है। अब हमें EPS तक पहुंचने के लिए पहले पैट निकालना होगा। तो पैट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो हमको पता ही है, EBT माइनस टैक्स, EBT माइनस टैक्स। अब EBT कितना है हमारा 4 CR माइनस, अब इसका 4 CR का मैं थोड़ा ऐसे ही आपको लिख देता हूँ, 4 CR का माइनस 40%, तो कितना हुआ 4 CR माइनस 1.6 CR 2.4 CR, ओके। तो 2.4 CR हमारा यहाँ पर आ गया। अब EPS कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इस साल क्या बढ़ेंगे, सोचो खुद ही बताओ, क्या हुआ EPS का फॉर्मूला, पैट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप मुझे बताओ क्या हमारा पैट तो 2.4 CR आ गया, क्या हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने रहेंगे, 2.4 CR आ गया ना हमारा पैट, 2.4 CR आ गया। अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पिछली बार कितने थे, 3 CR थे, याद आ गया, हमें बस 3 CR से डिवाइड करना है। 2.4 CR पैट है हमारा डिवाइडेड बाय 3 CR, कितना आया हमारे पास 0.8 रुपीज। अब ये 2 साल का कंपैरिजन है, सो वी कैन से द EPS इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0.72 to 0.8 by taking a debt of 20 CR।
This is because the return on investment is greater than rate of interest. इस वजह से, और ये हम देख सकते हैं द प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा कितना है, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 12%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 12%, विच इज ग्रेटर देन rate of interest which is 10%. So ये एक फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का एग्जांपल है, एंड debt is preferable and the company should take debt in this situation in order to jump the EPS. ठीक है, तो स्टूडेंट से सारा कैलकुलेशन आपके सामने मैंने कर दिया है। ओके, तो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल खत्म कर